प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 का लेसन नंबर 3 करेंगे। तंतु से वस्त्र तक। पहली बूजों ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे। उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। दुकानदार ने उन्हें समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं और कुछ संश्लिष्ट अथवा कृत्रिम हैं। तो बच्चों, जो कपड़े होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, संश्लिष्ट और कृत्रिम। कृत्रिम वो होते हैं जो मनुष्य द्वारा निर्मित किए गए हैं, जबकि प्राकृतिक वो होते हैं जो प्राकृतिक रूप से प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं, पेड़ पौधों से और जंतुओं से। उनके पास ऊनी मफलर और शाल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ थीं। पहली और वो जो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे, उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर और एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहली और बूजो ने अपने माता पिता में आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने देखा कि बेडशीट अथवा बिस्तर पर बिछाने की चादर चादर कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए, झाड़न, डस्टर आदि ये विभिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते और बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी और संश्लिष्ट अथवा कृत्रिम के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों से कुछ की पहचान कर सकते हैं? वस्त्रों में विविधता के बारे में जानेंगे बच्चों। अपने आसपास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्र कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। कपड़े की कतरन का विवर्धित होता बड़ा करके दिखाया गया दृश्य बच्चों। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? क्या आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। आप इसे ध्यान से देखिए। आपने क्या देखा? तो क्रियाकलाप करते बच्चों। सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला तागा या धागा ढूंढने का प्रयास कीजिए। इसे बाहर खींचिए। यदि ये कोई ढीला तागा दिखाई न दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक तागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम ये देखते हैं कि तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बनता है। ये तागे किससे बनते हैं? तागे बनते हैं बच्चों तंतु से। तंतु के बारे में जानेंगे। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश चित्र 3.4 में दर्शाए अनुसार अपने नाखून से खरोचिए। क्या आप इस सिरे पर देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है? तो ये चित्र में देख सकते हैं बच्चों। सुई में तागे को पिरोने अथवा डालने का प्रयास करते समय आपने देखा, ऐसा परीक्षण किया होगा कि कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक अथवा अलग हो जाता है। ऐसा करने पर तागे को सुई के नाके से गुजरना कठिन हो जाता है। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें तंतु कहते हैं। वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी, ऊनी तंतु पादपों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट पादपों से प्राप्त होते हैं अथवा पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। ये पादप तंतुओं के उदाहरण हैं।
ऊन और रेशम जंतु से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ बकरी से प्राप्त होती है। इसे खरगोश या याक अथवा ऊँटों के बाल से भी प्राप्त किया जाता है बच्चों। रेशमी तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है या प्राप्त किया जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही प्रयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, ये तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं बच्चों। बूजों ने यहाँ दिखाई गई कुछ वस्तुओं को संग्रहालय में देखा है। इन्हें योद्धा पहनते थे। ये जानना चाहते हैं कि क्या ये भी किसी प्रकार के तंतुओं से बने हैं। कुछ पादप तंतुओं के बारे में जानेंगे बच्चों। सबसे पहले रुई के बारे में जानेंगे। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। तो रुई का उपयोग गद्दों में किया जाता है, रजाइयों में भी किया जाता है और स्वेटर वगैरह भी बनाई जाती है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या परीक्षण किया? ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी हैं। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? तो कई राज्य हैं बच्चों, हर जगह पर, जैसे हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया। कपास पादप के फल कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं और अब कपास तंतुओं से ढके बिनोले अथवा कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसे कपास खेत को देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास के परिफूलों अथवा रोहों से इतना सफेद हो जाता है जैसे हिम ने अथवा बर्फ ने ढक लिया हो। ये देखिए कपास का खेत है बच्चों, इसमें कपास गोलक खिले हुए हैं। और साधारणतः इन कपास बोलों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। हस्त चयन विधि होती है बच्चों हाथ से चुनने की विधि। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस विधि को कपास ओटना कहते हैं। कपास से कपास के बीजों को अलग करना कपास ओटना विधि कहलाती है। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। लगभग आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए कपास ओटना विधि, ये पुराने समय में की जाती थी बच्चों। जूट के बारे में जानेंगे। जूट अथवा पटसन क्या होता है? पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पौधा अथवा पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उनसे पटसन तंतुओं को हाथ के द्वारा अलग कर लिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है ये देखेंगे बच्चों। सूती तागे की कताई। आप स्वयं सूती तागे बनाने का प्रयास कर सकते हैं। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार रेटते भी रहिए। क्या आप तागा बना सकें? रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तो रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर रेटते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्तकवा का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है।
चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते तागे से बुने वस्त्रों अथवा खादी को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया था, जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग कहते हैं बच्चों। ये देख सकते हैं चरखा। वृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। तागे से वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं बच्चों, ये देखेंगे। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें दो प्रमुख विधियां बुनाई और बंधाई। बुनाई देखेंगे। क्रियाकलाप 2 में आपने ये ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के दो सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बने हैं। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई अथवा वीविंग कहते हैं। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप 5। भिन्न रंगों की 2 कागज की शीट लीजिए। दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई और 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए। एक शीट पर चित्र 3.12 में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए। दूसरी शीट पर चित्र 3.12 बी में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए। दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर शीटों को मोड़कर खोलकर उन्हें फैला दीजिए। एक शीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी शीट के कटावों से चित्र 3.12 सी में दिखाए अनुसार बुनिए। तो बच्चों देख सकते हैं, पहला चित्र, ये दूसरा चित्र, ये तीसरा चित्र में बुनने के पश्चात चित्र 3.12 डी में पट्टियों के बुनने के पश्चात का नमूना दिखाया गया है। ये बुनने के पश्चात का नमूना दिखाया है। एक दूसरे के अंदर इनको गूंथ दिया गया है, जैसे फोल्डिंग में होता बच्चों, इस तरह से एक दूसरे के अंदर सटा दिया गया इनको। इसी ढंग से तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघा एक ऐसा स्रोत है, ऐसा यंत्र है जो वस्त्रों की बुनाई के लिए प्रयोग किया जाता है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं या विद्युत प्रचलित होते हैं बच्चों। ये देख सकते हैं करघे, हथकरघा इसको कहा जाता है। इसका प्रयोग किया जाता था वस्त्र बुनने के लिए। एक विशेष प्रकार की बुनाई। क्या आपने कभी ये ध्यान दिया होगा कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इनकी बुनाई अथवा नीटिंग में किसी एकल धागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींचकर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है, एकल धागा लगातार खींचता चला जाता है और वस्त्र उधड़ता चला जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। ये देख सकते हैं स्वेटर की बुनाई बच्चों। इस प्रकार की बुनाई हाथों से और मशीनों के द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। पहेली जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा? इन तंतुओं का सामान्यतः किन कार्यों में उपयोग होता है? तो ये भी देखेंगे बच्चों। वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल अथवा वल्क, बड़ी बड़ी पत्तियां अथवा जंतुओं की चर्म अथवा खाल और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदायों में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों और घास को बुनकर चटाइयाँ और डालियाँ, टोकरियाँ बनाना सीख लिया। लताओं, जंतुओं की ऊन और बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई। इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे, जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लेक्स भी एक प्रकार का पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए
वस्त्रों को बनाने के लिए रुई और फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित अथवा ढकने के लिए विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियों, धोतियों, लुंगियों और पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। बच्चों ये देख सकते हैं कपास गोलक, ओटना विधि से इससे तंतु तैयार किए जाते हैं, तंतु से धागा तैयार किया जाता है और रेशों में बदल जाता, उसकी कताई कर दी जाती है रेशों में बदल कर, फिर धागे से बुनाई की जाती है, वस्त्र बनाए जाते हैं और बंधाई भी की जाती है, स्वेटर वगैरह बनाए जाते हैं। बच्चों आइए इस लेसन से संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। बच्चों प्रश्न नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक और संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। इसका आंसर आप ऊपर से भी देख सकते हैं, ये इसका आंसर है और ये इसको छाट सकते हैं। नायलॉन संश्लिष्ट है, ऊन प्राकृतिक है, रुई भी प्राकृतिक है, रेशम प्राकृतिक है, पॉलिएस्टर जो है वो जो संश्लिष्ट है और पटसन प्राकृतिक है। पॉलिएस्टर और नायलॉन ये दो ऐसे रेशे हैं बच्चों, यहाँ देख सकते हैं, जबकि नायलॉन और पॉलिएस्टर संश्लिष्ट तंतुओं में आते हैं। रेशम, ऊन और जूट अथवा पटसन ये प्राकृतिक में आते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य ये बताइए। तंतुओं से तागा बनता है, ये सत्य है। कताई वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया है, ये भी सत्य है। जूट नारियल का बाहरी आवरण है, जूट नारियल का बाहरी आवरण नहीं होता, ये पटसन का होता है, ये गलत है। रुई से बिनोले बनाने अथवा हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, ये सही है। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, सही है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, ये गलत है, ये रेशम कीट से प्राप्त होता है। पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु, ये भी गलत है, ये एक संश्लिष्ट तंतु होता है, अभी ऊपर किया था हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, खालिस्तान और खालिस्तान से पादप तंतु प्राप्त किए जा सकते हैं, तो किससे प्राप्त किए जा सकते हैं आप ऊपर देख सकते हैं इसका आंसर, रुई और जूट से, रुई और जूट से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। और बच्चों दूसरा खालिस्तान है जांतो तंतु हैं, जांतो तंतु इसमें आप भर सकते हैं। जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु, जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु कौन कौन से, ऊन है और बच्चों रेशम है, जंतु ऊन और रेशम यहाँ भर सकते हैं। रुई और जूट अथवा पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं, रुई जो है पादप के फूल भाग से प्राप्त होती है और पटसन जो है अथवा रुई जूट ये तने से प्राप्त होती है, तने से, तने भाग से प्राप्त होती है। नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम बताइए। चटाइयाँ बनाई जाती है, रस्से बनाए जाते हैं, मैट भी बनाए जाते हैं बच्चों, बिछाने वाले मैट। तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, इसका आंसर हम लेसन में से लेंगे। तंतुओं से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया, ये देखिए आपके लेसन में ये है, वीडियो को आप रोक करके इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये इसका आंसर है। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं, ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्तकवा का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति